सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदू सिता हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन इकराम, आप सबको जोहर इस्लाम यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं दोस्तों, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों ने क्या किया, हमला किया, जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे उनको क्या है कत्ल कर दिया गया, उनको निशाना बना करके क्या है उनको गोली से मार दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि उनको धर्म पूछ करके उनको मारा गया। तो दोस्तों, असल उसकी जो हकीकत है हम इस वीडियो में क्या है देखेंगे, वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ध्रुव राठी भाई का वीडियो है, आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक आपको वीडियो को देखना है। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही देखिए, ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही अफसोस की बात है कि जिन भाइयों को मारा गया उनसे उनका धर्म पूछा गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है आपको। लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपड़े। इसके अलावा आईएएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेकर बिहार से यहां घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तायबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे यूएपीए के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक यह सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर ए तायबा का टॉप कमांडर सैफुल्ला कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने यह हमला किया। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं।
एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था। इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी यह रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया आने वाले दिनों में एक फिदायीन हमला करने के लिए। यह ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है। यह वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बॉम्बर आदिल अहमद दार। 25 जनवरी के दिन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें मुदासिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी थी। बोल्ड लेटर्स में यह बताया गया था कि 4 फॉरेन मर्सनरीज के साथ मुदासिर खान को स्पॉट किया गया है मिदूरा और लाम त्राल विलेजेस में। इस इनपुट में भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपोरा या पंपोर में किया जा सकता है। ये इलाके पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक नोन आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए अटैक के कनेक्शन में वांटेड था। 12 फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट, मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह GET 313 के बारे में जानकारी थी कि इसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडलर्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें IED ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में भी ऐसी ही एक फाइनल वार्निंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2500 से ज्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया। इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर IG ने बाद में इसे लेकर ऐतराज भी जताया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोचकर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? मुझे जवाब दीजिए। गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, जो हुक्मरान है, जो जिम्मेदार है, उनको पूछना चाहिए। अभी जो वहाँ पे घूमने के लिए गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, तैनात करना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन क्या उन्होंने नहीं किया। अगर ये सिक्योरिटी वहाँ पे तैनात करते, जो हमारे जो आर्मी है अगर वहाँ पे रहते, तो शायद उनके साथ, जिनके साथ जो ये जो मामला हुआ, जो हादसा हुआ है, उनके साथ शायद ये हादसा नहीं होता। तो इसकी जो जिम्मेदारी है, मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट ही है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं जो भाषण है, मेरे ख्याल से जब PM नहीं बने थे, ये तब की भाषण है, सुनिए आप। और अभी अगर भाषण देने बोलेंगे तो कोई हिंदू मुसलमान ही बीच में लेकर आएंगे। पूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं। अभी किसके कब्जे में है? अभी हमारे जो इंडिया की जो सरकार है, वो कौन चला रहा है? ये सवाल हम किससे पूछेंगे बताइए? जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले तो भी कोई सवाल नहीं करते हैं। वो खाली देखते हैं कि मुसलमान का कोई नाम है या नहीं है। जहाँ पे मुसलमान का नाम आए, बस वहाँ पे उनको क्या है, पूरा मसाला मिल जाता है अपना चैनल को TRP हाई बनाने के लिए। देखिए वीडियो का पूरा। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है,
बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? ये जो सवाल है ये तो हम भी पूछेंगे ना भाई। ये जो हादसा हुआ है ये क्यों हुआ है? जब आपके पास आपके हाथ में सब कुछ है तो ये हादसा कैसे हो गया? कि हम भी ऐसे पूछेंगे ना गवर्नमेंट से। पूछना चाहिए हर हिंदुस्तान को, हर भारतीय को, हर इंडियन को क्या है पूछना चाहिए। कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल यह उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी। दोस्तों ये जो वीडियो है, आप अगर एक भारतीय हो तो ये वीडियो आप देखो। इस वीडियो में क्या है पूरे डिटेल्स के साथ क्या है इन्होंने बताया, ध्रुव भाई ने क्या है पूरा डिटेल्स के साथ इन्होंने बताया। तो आप अगर एक सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को क्या है आप पूरा देखिए। आप 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। फिल्में भी आप देखोगे, अ वेंसडे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कोई महान काम कर दिया। बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और अब उस बेसिक कॉमन सेंस को हमारा देश खो चुका है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether ये क्या है गोदी मीडिया का क्या है दलाल है, ये दलाल बाबू है, दलाल बाबू। कुछ भी सरकार किसकी है इसको मालूम है, आपको भी मालूम है। तो जिम्मेदार किसको ठहरा रहा है इस हादसे को? यहाँ तक के मुसलमानों को भी इसमें जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। वीडियो को देखिए आप और जितना हो सके आप मीडिया से दूर रहिए। ये कुछ भी इनको क्या है टीआरपी चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं इनको। 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी इस बच्चे ने जो सवाल किया इसका कौन जवाब देगा बताइए? क्या हम देंगे या सरकार देंगे? जिसकी हुकूमत है, जिसकी निगरानी में है, क्या वो देंगे या पब्लिक आम जनता देंगे? सवाल का जवाब बताइए। छोटा बच्चा है, इसको भी समझ में आता है कि क्या हो रहा है उधर। नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है।
दोस्तों अब 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स का करंट नंबर है 42,095, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्टेज क्यों है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप इस अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट देखिए। यहां लिखा है कि कोविड के 2 सालों में आर्मी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसलिए आर्मी में 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स की कमी है। और अब इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, अगले 3 साल में आर्मी स्ट्रेंथ को 2 लाख से कट करने का प्लान। क्या सेंस बना इस बात का? एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि आर्मी अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ का रैशनलाइजेशन कर रही है। इसे सैलरी और पेंशन का खर्च कम करने के अटेम्प्ट के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाना चाह रही है और इसलिए इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ कम करने का प्लान। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तो कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जैसे मोटा मोटा नेता हवे कोई वीआईपी माटे पाछળ કેટલી ગાડી પર હેલિકોપ્ટર गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश के बेटे अनंत की घड़ी की कीमत 60 करोड़ से ज्यादा की है। नीता अंबानी की नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है। शादी में खर्च हुआ 5,000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडोज। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहां पर Y+ Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहां। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए, वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। आम लोगों की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार आर्मी ट्रूप्स के सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। अलग अलग स्टेट्स की पुलिस को ही देख लीजिए, कितनी ओवरवर्क्ड है। बार बार पुराने वीडियोस में मैंने इसकी बात करी है। पुलिस की संख्या डबल करने की जरूरत है देश में। पुलिस को ज्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके, देश के लोगों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इस नए भारत में इतना बड़ा मजाक बन गया है कि क्या ही बताऊं। हर दूसरे दिन एक नया वीडियो सामने आता है, सड़क पर किसी को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ चले जाते हैं तो कभी किसी रेस्टोरेंट को, पुलिस वहां देखती रहती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पकड़िए उन्हें, जल्दी से सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने का? क्या आपकी सरकार अश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं होगा फ्यूचर में? सलमान खान को अश्योरेंस देने के लिए तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद सलमान के घर चले गए थे, लेकिन आम लोगों को ऐसी अश्योरेंस कौन देगा? बात यहां यह है दोस्तों कि कोई सरकार यहां इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सोल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए, गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है।
एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है। खैर, अपने मुद्दे पर वापस आए। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, इनह्यूमन है, कंटेम्प्ट के लायक है। उनकी निंदा करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। बिल्कुल भाई, जिसने भी ये काम किया है उसको क्या कड़ी से कड़ी क्या है सजा देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई को वो भी मजहब को पूछ करके क्या आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, वो पूछ करके उनको क्या है गोली मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। तो उनको पकड़िए, जल्दी जल्दी पकड़ के उनको सख्त, जितना सख्त हो सके ऐसे सजा दो कि एक मिसाल बन जाए कि ऐसे काम करने से पहले क्या 1000 बार सोचे। उनको क्या है कड़ी से कड़ी क्या है उनको सजा देनी चाहिए। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया, किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा। विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। ये अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बंटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद। आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूं सभी बीजेपी के भाई, आप भी लिखिए भारत एकता जिंदाबाद। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का है, सब भारतीय है। यही तो हमारी क्या है खूबसूरती है कि हम एक साथ रहते हैं। हम किसी नफरती बयान का शिकार ना हो। कोई पॉलिटिशियन आपको अगर भड़काए तो आप उसकी बातों पे ना आए। व्हाट्सएप पे छोटा क्लिप देख करके किसी के ऊपर क्या है गुस्सा ना करें। पहले बात को आप समझिए, क्योंकि जो हालात है अभी जाहिर सी बात है, धर्म पूछ करके उन पर क्या है गोली मारा गया, जिस तरह से उन पर क्या कत्ल कर दिया गया उनको। तो ये क्या है आप ज़रा सोचिए, क्या हिंदू वो चाहते हैं क्या हम आपस में लड़ें? हम आपस में लड़ेंगे तो किसको फ़ायदा होगा बताइए आप अच्छा बेहतर जानते हो। तो हमें क्या करना है, हमें एक साथ मिल करके रहना है। ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म मत लेकर के आइए। हमें क्या है एक साथ रहना है। हम सब भारतीय है, इंडियन है, तो हमें एक साथ रहना है। किसी नफरती का शिकार नहीं होना है, किसी से नफरत नहीं करना है। हमें एक साथ रहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो हम एक साथ मिल करके प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे। तो वीडियो को क्या है दोस्तों पूरा देखिए और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि भारतीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। के नेताओं को अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तभी तो राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे। ये मृतकों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने ये बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा लिखा कि किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कोई समय ज्यादा जल्दी नहीं है। इस पोस्ट से दो बातें साफ दिखती हैं। पहला ये कि जातिवादी अत्याचारों को लेकर ये कभी कोई समाधान नहीं करने वाले, क्योंकि समाधान निकालने के लिए समस्या को स्वीकार करना पड़ता है। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। दूसरी बात इस पोस्ट से पता चलती है कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से।
पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। देखो, ये पीएम साहब को ऐसी बात जो करते हैं, ऐसे भाषण देना, ये क्या बहुत अच्छी बात है क्या? ये पीएम साहब को ये सही दिखता है कि हम ऐसे जब भाषण देते हैं? हम एक पीएम है भाई, कि आप किसी क्या है हिंदू का पीएम नहीं हो, आप हम सब के क्या है पीएम हो। तो आप अगर इसी तरह से नफरती बयान भाषण देंगे तो उसका असर क्या होगा? बहुत ज़्यादा खराब होगा, बहुत बुरी हालत होगी। पीएम को चाहिए क्या? सबको साथ लेकर चले, देश की तरक्की के लिए क्या है सोचना चाहिए, ना कि ऐसे भाषण दे करके क्या है नफरत फैलाना। ये क्या है सही बात नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप इन्हें डर के मारे वोट दो। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते। ऐसे नफरती बयान जो देते हैं दोस्तों, आपको बचना चाहिए और उनसे आप सवाल कीजिए। आजकल क्या है सोशल मीडिया है, बस इसको आप अच्छी तरह से यूज़ कीजिए। अपनी आवाज़ को, अपनी बात को आप रखिए। आप नहीं रखेंगे तो फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। कभी भी अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है, अगर आप किसी के ऊपर जुल्म होते हुए देखते हो तो फौरन आप क्या है आवाज़ उठाइए। आप जालिम के खिलाफ ज़रूर उठाना चाहिए, हम सबको उठाना चाहिए। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और बीजेपी के जैसे ही कट्टरपंथी नफरती एलिमेंट्स मुसलमानों में भी हैं दूसरी साइड पर। ऐसे मुसलमानों को आप यहां देख सकते हो, जब हमले की खबर आती है पोस्ट पर ये हंसने वाले रिएक्शन देते हैं। ये लोग चाहे सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, आप जो आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या दलित हो, चाहे हरियाणवी हो या मराठी हो, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म, जाति, भाषा या किसी भी और आधार पर हो, हिंसा चाहे जो भी करे, हर एक हिंसा की किसी अगर मगर के बिना आलोचना करें। चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो या पैलेस्तीन में लोगों का मारे जाना, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हिंसा हो या मराठी ना बोलने पर, कन्नडा ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाना हो, हर एक हिंसा हमारे देश में दीमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन भड़कना नहीं है। ये अस वर्सेस देम, यानी हम लोग वर्सेस वो लोग। इस जहरीले प्रोपेगेंडा से बाहर निकलना है। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि इन सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स, टेरर एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए। और जो बाकी लोग हैं, हमें साथ में रहना है, देश में शांति और तरक्की लेकर आनी है। इसलिए जोर से कहिए, भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकी विचारधारा के खिलाफ, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद। तो दोस्तों, बहुत ही क्या है, बहुत ही अफसोस की बात यह है कि आतंकवादियों ने क्या किया है, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई थे उनको धर्म पूछ करके उनको क्या है हत्या कर दिया गया, उन पे क्या है गोली मार दिया गया उनको। ये बहुत ही क्या है अफसोस की बात है और बहुत ही एक तरफ से शर्म की भी बात है। तो यार हम सवाल करेंगे तो किसको करेंगे बताइए? हम जो वहाँ के जो हुकूमत है, हम उनसे तो सवाल करेंगे ना। जो जिम्मेदारी जो वहाँ पे निभा रहा है, हम उनसे सवाल करेंगे ना। अगर वहाँ पे आर्मी होते तो शायद ये हादसा क्या है नहीं होता। वहाँ पे कोई आर्मी हमारे थे ही नहीं उधर, सब कहाँ चले गए बताइए आप? हमारे गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? और ये जो आतंकवादियों ने क्या है जो हमला किया है, इसमें क्या बहुत आदमी ये चाह रहे हैं, खासतौर पे कुछ गोदी यूट्यूबर हो गया, कुछ गोदी मीडिया हो गया, ये सब चाहते हैं कि इसको हिंदू मुसलमान करा दिया जाए कि भाई आतंकवादियों ने क्या किया, हिंदुओं को मारा है
वो भी क्या है मजहब पूछ पूछ करके मारा है, तुम भी यहाँ पे क्या है मुसलमानों को मार। ये क्या है, ये नफरती बयान बहुत आदमी दे रहा है, खासतौर पे गोदी मीडिया। तो दोस्तों हमें ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। देखिए जो आतंकवाद है ये क्या है, ये कोई मजहब नहीं है उसका, उसके सीनों में क्या है दिल है ही नहीं है दोस्तों। तो जो भी आतंकवादी है, जो भी जालिम है, हमें उसके खिलाफ क्या है आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए हमें, चाहे कोई भी हो, कोई भी मजहब से ताल्लुक़ क्यों ना रखे। अगर किसी को नाहक कत्ल करता हो, जुर्म है ये, किसी को कत्ल करना ये क्या है जुर्म है, तो हमें क्या है जालिम का कभी भी साथ नहीं देना है। और ख़ास तौर पे दोस्तों जब भी कोई मुसीबत हो, क्या हमें मिलजुल करके क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि हम लड़ाई करें, दंगा करें। कोई पॉलिटिशियन कुछ बात कर रहे हैं, कोई मीडिया कुछ हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो आप उसी को सुन करके हाँ हम हिंदू है, हमको मार देंगे ये लोग, ये जो डर है, खौफ है, ये क्या वो लोग फैलाते रहेंगे। लेकिन हम क्या है, हम मिलजुल करके हर प्रॉब्लम को क्या है हम फेस करेंगे, हर प्रॉब्लम को क्या है हम सलूशन निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम सब एक साथ यही कहेंगे कि भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद। और हम सब बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, इसलिए गम है, दिल क्या है खुश नहीं है, बहुत गम है दिल में कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को क्या है किस तरह से मार दिया गया। ये बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। और हम उनके लिए दुआ करते कि अल्लाह ताला क्या है जिसके साथ ये हादसा हुआ है उनके घर वालों को क्या है सही सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी क्या हिफाजत करे। और दोस्तों हम सबको एक होने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों जो जालिम है, जो टेररिस्ट है, हमें इनका कभी भी साथ नहीं देना है, चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अगर जालिम है तो हमें उसको साथ नहीं देना है, चाहे हमारे ख़ानदान से क्यों ना हो। अगर ये जुल्म करता है तो वो जालिम ही है, टेररिस्ट है, तो हमें उसको साथ नहीं देना है। उसके खिलाफ क्या है हमें अपनी बात को रखनी है, आवाज़ उठानी है उसके खिलाफ, चाहे हमारे हुकूमत क्यों ना, अगर हुकूमत भी जालिम है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। अगर हुकूमत हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, हमें क्या है उनको साथ नहीं देना है। तो दोस्तों चलो हम सब मिल करके कहे सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदू सिता हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और जितना हो सके आपको दूसरों तक शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।